नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा में। आज से मैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। एसएससी के प्रीवियस 10 इयर्स का जीके जीएस के क्वेश्चंस। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये सीरीज़ पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ और स्थिरता के साथ विकास ये किस पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य थे। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो दोस्तों, ये किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? ये था आपका चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। गरीबी हटाओ पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था और स्थिरता के साथ विकास ये आपका चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। इस योजना को इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था, उनकी सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया था। और इस पंचवर्षीय योजना का सबसे मेन उद्देश्य ये था कि राष्ट्रीय आय जो है, एनुअल इनकम जो है, उसमें 5.5% तक की वृद्धि करना, उसको इंक्रीज करना। इसका और भी उद्देश्य था, उसमें से ये भी था कि आर्थिक स्थिरता जो है वो पैदा करे और समानता के साथ सामाजिक न्याय प्रदान करे, सबको समानता का अधिकार दें। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आइए देखते हैं अब हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, समांतर अर्थव्यवस्था का अस्तित्व इनमें से क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है, उसमें आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आर्थिक नीतियों को कम प्रभावी बनाता है। समांतर अर्थव्यवस्था, इसको काला धन भी कहा जाता है, ये अस्तित्व को, आर्थिक नीतियों को कम प्रभावी बनाता है। अच्छा, समांतर अर्थव्यवस्था जो है उसको और क्या क्या कहा जाता है? समांतर अर्थव्यवस्था जो है उसको अनधिकृत अर्थव्यवस्था, गैर कानूनी अर्थव्यवस्था या अवैध अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें भी समांतर अर्थव्यवस्था का ही दूसरा नाम है। आइए देखते हैं अब हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, धमेक स्तूप इनमें से किस स्थान पर है? आपको ये बताना है कि धमेक स्तूप कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, धमेक स्तूप जो है वो आपका ऑप्शन बी यानी कि सारनाथ में स्थित है। धमेक स्तूप जो है वो सारनाथ में है। अच्छा, सारनाथ जो है वो कहाँ पर है आपका? ये है आपका उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास। उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी है वहीं पर आपका सारनाथ स्थित है, जहाँ पे धमेक स्तूप है। ये स्तूप जो है ये आकार में बेलनाकार है और लाल ईंटों और पत्थरों से इसको बनवाया गया है। अच्छा, ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान बुद्ध जो हैं उन्होंने अपना फर्स्ट उपदेश दिया था। अपना पहला उपदेश भगवान बुद्ध जो है वो सारनाथ में ही दिया था। ये आपको पता होगा, और नहीं पता है तो इसे याद कर लीजिए क्योंकि ये भी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। ये जो धमेक स्तूप है ये बनवाया किसने था? तो ये आपका सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। क्या? धमेक स्तूप। तो धमेक स्तूप सारनाथ में है, इसे सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। सारनाथ जो है वो आपका उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है और ये यहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना फर्स्ट उपदेश दिया था। इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन में याद रखनी है। आइए देखते हैं अब हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किस अवधि तक आयोजित किया गया था? मतलब असहयोग आंदोलन जो है वो कब से कब तक चला था? तो ये आप सभी को पता होगा कि ये जो है
सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक चलेगा। मतलब यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये क्या है। इस जो आप बोल सकते हैं इस आंदोलन का जो प्रस्ताव रखा गया था या फिर जब इसका स्टार्टअप हुआ था, तो ये जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद गांधी जी ने इसका सूत्रपात किया था, इसका स्टार्टअप किया था। अच्छा, लोगों ने इसका प्रारंभ में अहिंसा के द्वारा विरोध प्रदर्शित किया था। पहले इसको अहिंसा के थ्रू इसको मतलब इसका विरोध करना स्टार्ट किया था। और साथ ही ब्रिटिश सामानों का मतलब ब्रिटिश की जो चीज़ें हैं, जो अंग्रेज़ों की चीज़ें थी, उसका भी इन्होंने बहिष्कार किया था। लेकिन चौरा चौरी की जो घटना हुई थी उसके बाद गांधी जी ने ये आंदोलन जो है वापस ले लिया था। कौन सा? असहयोग आंदोलन। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आता है कि गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया था। तो ये चौरा चौरी की घटना थी, ये आपको याद रखना है। और इसका असहयोग आंदोलन का डेट क्या था? सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? हमको बताना है कि भूमध्य रेखा इनमें से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि मैक्सिको। मैक्सिको जो है वहाँ से भूमध्य रेखा होकर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा केन्या, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, साओ टोम, प्रिंसिपी, गैबान, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती इनमें से होकर गुजरती है। कोलंबिया भी है, कोलंबिया से भी होकर आपके ये गुजरती है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा इसका राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन बी है, यानी कि मैक्सिको, यहाँ से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। ये जो मैंने नाम बताए हैं, आप वीडियो को पीछे करके नाम जो है एक बार अच्छे से फिर सुन लीजिएगा, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आइए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश या फिर आप कह सकते हैं राज्य इनकी सीमा अरुणाचल प्रदेश को नहीं छूती है? किस देश या राज्य की सीमा अरुणाचल प्रदेश को नहीं छूती है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मणिपुर। मणिपुर जो है वो अरुणाचल प्रदेश की सीमा को नहीं छूती है। मतलब असम, नागालैंड, भूटान ये सभी जो हैं आपका अरुणाचल प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है आपका ईटानगर। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, अच्छन महाराज निम्न में से किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? आपको ये बताना है कि ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नृत्य से। अच्छन महाराज जो हैं वो नृत्य से जुड़े हुए हैं। अच्छन महाराज, इनका वास्तविक नाम क्या है? जगन्नाथ महाराज, जो कि नृत्य से जुड़े हुए हैं। ये जो हैं लखनऊ घराने के एक बहुत ही फेमस या बोल सकते हैं बहुत ही महान कथक नर्तक जो हैं थे, और यह पंडित बिरजू महाराज के पिता और उनके गुरु भी थे। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेपाल का क्षेत्रफल लगभग कितने किलोमीटर का है? तो आपको बताना है कि नेपाल का क्षेत्रफल जो है वो कितने किलोमीटर का है, कितने वर्ग किलोमीटर का है।
तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट। कितना है दोस्तों? 1,47,181 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो नेपाल का क्षेत्रफल इतना है और नेपाल जो है वो भारत और तिब्बत जो कि चीन का हिस्सा है इससे घिरा हुआ है। नेपाल की राजधानी क्या है आपका? इसकी राजधानी है काठमांडू। आइए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है? तो इनमें से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है? ऑप्शन 4 यानी कि आर्गन की। आर्गन की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो सबसे कम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है एक परमाणु की इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की, उसको एक्सेप्ट करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो ये आप इसमें कह सकते हैं। अच्छा, अब चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा या फिर कौन से कथन अम्लों के लिए सही है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 कथन। वे लाल लिटमस को नीले कलर में चेंज कर देते हैं और इसका मान जो है वो 7 से कम होता है। कौन सा मान? पीएच मान। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिए, इसका पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक लेखा परीक्षा रिपोर्ट किसके सामने प्रस्तुत करते हैं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा, यानी कि भारत के राष्ट्रपति। वे भारत के राष्ट्रपति के समक्ष अपना जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करते हैं और उसके बाद ये रिपोर्ट जो है संसद के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत की जाती है। आइए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दल बदल विरोधी कानून को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत पारित किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत इसको पारित किया गया था। ये एक नई अनुसूची 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी और इस कानून के अकॉर्डिंग विधायकों को अपना दल छोड़कर किसी अन्य दल में जाने के कारण अयोग्य घोषित किया जा सकता था। तो इसमें ऐसा होता था, मतलब दल बदल में क्या होता था, आपके जो विधायक होते थे अगर वे अपना दल छोड़कर चले जाते हैं किसी दूसरे दल में तो उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाता था। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जब पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तो वे स्टोमेटा रंध्र को क्यों बंद कर देते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पानी के क्षय को रोकने के लिए। ठीक है, पानी के क्षय को रोकने के लिए। ठीक है, स्टोमेटा या फिर आप बोल सकते हैं रंध्र जो है वो पेड़ पौधों की जो त्वचा होती है उस पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के आदान प्रदान में हेल्प करते हैं, उनको सहायता प्रदान करते हैं। इसमें क्या होती है, एक रक्षण कोशिकाएं होती हैं जो कि स्टोमेटा को खोलने और बंद करने में हेल्प करती है और साथ ही पौधे पानी के क्षय को रोकने के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता न होने पर स्टोमेटा को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको इतनी जानकारी मिलती है। आइए देखते हैं अब आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है अल्वेओली
किसके भीतर मौजूद गुब्बारे के जैसी संरचना है। ठीक है, आपको बताना है कि ये किसके भीतर मौजूद गुब्बारे के जैसी संरचना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फेफड़े। ये जो होती है फेफड़े के अंदर मौजूद गुब्बारे के जैसी एक संरचना होती है जो छोटी हवा की थैली होती है। ठीक है, श्वसन तंत्र जो होता है, श्वसन तंत्र जो होता है इनके माध्यम से परिसंचरण तंत्र के साथ सीधे कांटेक्ट में आता है, सीधे उनके संपर्क में आता है और यह ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े तक पहुंचाती है जब फेफड़ों से ऑक्सीजन रक्त में जाती है, मतलब ब्लड में जाती है। ठीक है, आइए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है SAMPADA योजना का नाम बदलकर PMKSY कर दिया गया था। तो यहाँ पर के जो है वो किसको प्रेजेंट कर रहा है, वो किसको दर्शा रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, किसान को। ठीक है, संपदा जो है उस योजना का नाम चेंज करके PMKSY कर दिया गया था, यानी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ठीक है, ये जो था एक सेंट्रल योजना थी, एक केंद्रीय योजना थी और इसका जो मेन एम था वो जो कृषि होती है उसको परिशिष्ट बनाना, प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण करना और कृषि के जो अपशिष्ट होते हैं उनको कम करना था, उनका जो मात्रा आता है उसमें कमी लाना था। इसका ये मेन एम था, किसका, PMKSY का। और इसका आप फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के बाद फोटोवोल्टिक राजमार्ग बनाने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, चीन। चीन जो है वो फ्रांस के बाद फोटोवोल्टिक राजमार्ग बनाने वाला दूसरा देश बन गया था। फर्स्ट जो है वो फ्रांस है, ये भी आपको याद रखना है कि फर्स्ट देश कौन सा था फोटोवोल्टिक राजमार्ग बनाने वाला। ठीक है, अच्छा, इसके जो निर्माण के लिए, मतलब फोटोवोल्टिक जो राजमार्ग है उसके निर्माण के लिए सौर पैनलों का यूज़ किया जाता है, उनके इस्तेमाल से ही इनका निर्माण किया जाता है। ठीक है, और इस टाइप के जो राजमार्ग होते हैं उनका एक आपका बोल सकते हैं प्रॉफिट होती है। क्या प्रॉफिट है कि ये इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ होती हैं, इलेक्ट्रिक वाहन जो होते हैं उनको वायरलेस सिस्टम के उपयोग करके ही चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये बेनिफिट होती है कि वायरलेस सिस्टम का उपयोग किए बिना ही ये जो है चार्ज हो जाते हैं। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गति के समीकरण v बराबर u प्लस AT। ये आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, फिजिक्स में था, 10th में भी था ये। तो ये इसमें u जो है वो क्या दर्शाता है। तो दोस्तों यहाँ पर u जो है वो आपका प्रारंभिक वेग दर्शाता है, यानी कि आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर u तो आपका प्रारंभिक वेग दर्शा रहा है, v जो है वो आपका यहाँ पर अंतिम वेग होता है, a त्वरण को दर्शाता है और t जो है वो टाइम को दर्शाता है। ये इसमें जितने भी सिंबल्स हैं या जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उस सबके मीनिंग आप याद रखिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सिर्फ यू ही पूछेगा। इसमें आपको कोई भी अल्फ़ाबेट के बारे में पूछ सकता है कि कौन सा क्या है, किसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो u जो है वो प्रारंभिक वेग है, b जो है वो अंतिम वेग है, a त्वरण है और t जो है वो आपका टाइम है। ठीक है दोस्तों,
आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक चक्रवात दुनिया के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको जापान और फिलीपींस में किस नाम से जाना जाता है, आपको ये बताना है। तो जापान और फिलीपींस में चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, टाइफून। ठीक है, फिलीपींस और जापान में इन चक्रवातों को टाइफून के नाम से जाना जाता है। चक्रवात जो है वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से ही होते हैं। ठीक है, भारत और दक्षिण प्रशांत महासागर में इसे चक्रवात ही कहा जाता है, जबकि अटलांटिक महासागर जो हैं वहाँ पर इन्हें हरिकेन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, कॉलम या पंक्तियों को हटाने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसके अंतर्गत डिलीट विकल्प का उपयोग करते हैं? कौन सा ऑप्शन है जिसमें अंदर जाकर हम उसको डिलीट करते हैं, किसको? कॉलम या पंक्तियों को हटाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, टेबल मेन्यू। टेबल मेन्यू में जाकर हम वहाँ पर कॉलम या पंक्तियों को हटा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल वगैरह सारी चीज़ें आप बना सकते हैं और इस टेबल को आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक, मतलब कॉलम, रो, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई क्वेरी हो आपकी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग या आंसर्स में तो वो भी मुझसे ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके और सभी लोग अच्छे से प्रीवियस ईयर पेपर्स की तैयारी भी कर सके कि उसमें कौन से जीके जीएस थे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके ज़रूर आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।